देखिए, हमारी सरकार ने पहले बजट में जब परिकल्पना बजट के माध्यम से की थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, हल्ला मचाया था, ये हो नहीं सकता। हमने कहा था कि हिमाचल की जो भौगोलिक स्थिति है वो पर्यावरण अनुकूल है, प्रकृति ने हमें बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत प्रकृति सौंदर्य से भरी पूरी है। हम यहाँ इलेक्ट्रिकल बसें चलाएंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मेरी जब चर्चा हुई और हमने आज 297 बसेज इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस जो है वो डीजल के बस के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती है। इलेक्ट्रिकल बस में हमारे पर किलोमीटर खर्चा सब स्टाफ सूप का मिलाकर 36 या 38 रुपए किलोमीटर आ जाता है, और जो डीजल बस है उसमें हमें तकरीबन 86 से 86 रुपए के बीच में पर किलोमीटर खर्चा पड़ता है। तो 40-50 रुपए की तो हिमाचल की बचत हुई, HRTC की बचत हुई। तो प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टिकोण से हमने ये इस चीज को सोचा, और मुझे खुशी है कि अब विभिन्न विधानसभा में बिना अनवाइज के मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, बिना अनवाइज के ये बसें जारी है। अगर डीजल बस होती तो आपकी और हमारी बात ही ना सुनाई देती। इसके अलावा हमारी 1000 इलेक्ट्रिकल बसेस और लाने की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल डिप्टी सीएम साहब ने इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पास कर दिया है। इसके अलावा हम आने वाले समय में जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, 100 हाइड्रोजन बसेस के बारे में भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हाइड्रोजन बसेस जो आए और हाइड्रोजन बसेस के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके। जो क्लाइमेट चेंज के कारण नुकसान हो रहा है, हिमाचल हिंदुस्तान की सबसे लीडिंग स्टेट बने, इस दिशा में हमारी सरकार ने कार्य कर रहे हैं। और 1000 बसेस जो है इसी साल उसका टेंडर हो जाएगा और आने वाले समय में वो उपलब्ध होगी। और जल्दी जो HRTC के कर्मचारी बेचारे हड़ताल करते हैं या पेंशन समय पर नहीं मिलती है, हमारे समय तो फिर भी ठीक है। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बात कर रहा, बिल्कुल सही समय पर। वो भारतीय जनता पार्टी का समय भूल गए जब 2-2 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती थी, पेंशन नहीं मिलती थी। हम लोग तो फिर भी समय पर दे रहे हैं। लेकिन क्या HRTC आत्मनिर्भर बने, उसलिए ये परिवर्तन किया जा रहा है। बसेस सरकार खरीद कर दे रही है, और बसेस सारी सरकार खरीद कर दे रही है, अपने पैसे से खरीद कर दे रही है। और किस तरह हम सेल्फ रिलायंट सभी दिशा में बढ़े, इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने ये फैसला किया। सर, इसमें अलग क्या, दूसरी पहले भी इलेक्ट्रिकल बस आई थी और इसमें अलग ये है कि पर चार्ज 180 किलोमीटर चल रही है, नॉइज नहीं है, और बिल्कुल पहले की जो इलेक्ट्रिकल बस है उसमें पुरानी टेक्नोलॉजी थी, इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाया गया है। और जब टेक्नोलॉजी में चेंजिंग आ रही है, अब बैटरी स्टोरेज कितनी होनी है, अभी ये 200 किलोमीटर उस समय थी जब हमने टेंडर किया, 1.5-2 साल हो गया इसको। तो हमने इनको जब ड्राया इलेक्ट्रा वालों को कि हम पेनल्टी लगाएंगे तो थोड़ी जल्दी में ये आए। लेकिन अब जो हम अगली बसेस लेंगे वो पर चार्ज, यानी कि एक बार चार्ज होने के बाद 250 से 300 किलोमीटर चलेगी। उस ढंग से हम एक नई इलेक्ट्रिकल बसेस 1000 लेंगे, ताकि आने जाने में एक ही बार चार्जिंग हो, किसी पेट्रोल पंप पर रुकने की जरूरत ना हो, और चार्जिंग स्टेशन जहाँ पेट्रोल पंप होंगे वहाँ भी रुकेगी। सर, पूरा फ्लीट चेंज करना है 2030 तक पूरा ट्रांजिशन करना है। देखिए, हमारा प्लान है 2027 तक आत्मनिर्भर बनना। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश के लोगों की RDG नहीं बंद की होती, RDG कोई राज्य सरकार का नहीं है, RDG किसका है, वो जनता का है। 1952 से RDG हिमाचल प्रदेश सरकार को मिलती आ रही थी। हर साल 8 से 10 हजार करोड़ रुपया 1952 से 2026 तक मिलता आ रहा था। 16 फाइनेंस कमीशन ने उस RDG को बंद कर दिया। ये देखकर कि हमारी जो नीतिगत बदलाव लाए हैं, जो हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है, और जो भ्रष्टाचार के 4 दरवाजों से जो पैसे रोके हैं, उनसे हिमाचल तो बड़ी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। तो इन्होंने कोई प्लान नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 16 फाइनेंस कमीशन से RDG बंद करवाई है। ये लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और उतने बीजेपी वाले तो इतने बेशरम है कि उनको यही नहीं समझ आ रहा कि RDG 2026 से 2031 तक मिलनी है, और 2031 से अगर 8000 करोड़ रुपया आपकी जेब से काट दिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। मान लीजिए अगर किसी MLA की पेंशन
अगर उसको 2 लाख पेंशन मिलती है, 30% काट दी जाए, 60,000 रुपए काट दिया जाए तो उसका बजट बिगड़ जाएगा। मान लीजिए किसी कर्मचारी की को अगर 50,000 रुपया पे मिलती है, 1 लाख रुपया पे मिलती है, 30,000 रुपया काट दिया जाए तो उसको बहुत नुकसान होगा। तो आरडीजी के नुकसान के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता गया है? ये तो यही देख रहे कि 5 गुटों में कौन लीड लेता है। अब 5 गुटों में कोई भी मोदी को मिला? आप बताइए, 1500 करोड़ रुपए के लिए मोदी को मिला कि नहीं मिला? इनका काम है, प्रदेश की संपदा को इन्होंने लुटाया है। 5,000 बीघा की नालागढ़ और बत्ती में एक करोड़ रुपए में 5,000 की जगह बिना रजिस्ट्रेशन फीस के इन्होंने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम पर कर दी है। हमने क्या किया है? हमने अपनी संपदा को बचाया है। हमने वाइल्ड फ्लावर हॉल से 421 रुपए लिए, हमने जेएसडब्ल्यू से 150 करोड़ रुपए लिए, और हमारा किशाऊ बांध में 600 करोड़ रुपए अभी के हिसाब से, उस समय 1000 करोड़ आएगा। बीबीएमबी में हमने कहा कि किशाऊ पर हम तब साइन करेंगे जब हरियाणा गवर्नमेंट ये लिख के देगी कि जो हमारा एरियर है जो 2011 से फंसा हुआ है, उसकी आज पेशी भी थी, अगर वो लिख के देगी तब हम किशाऊ बांध में साइन करेंगे। मैं जानता हूं कि अगर किशाऊ में एग्रीमेंट में एमओयू में समझौता नहीं हुआ तो आधा हरियाणा, आधी दिल्ली, आधा राजस्थान और गुड़गांव पूरा सूख जाएगा, ये मैं जानता हूं। तो मैंने कहा कि प्यार से नहीं दे रहे, कानूनी लड़ाई से नहीं दे रहे, कानून में सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास फैसला कर दिया। इसका मतलब है कि हमारी जो 75 लाख की जनसंख्या है उनको बुद्धू नहीं सोचे, अब पढ़ी लिखी जनता है, 99% हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो हम अपने अधिकार मांग रहे हैं और देश की सेवा में, हम देश की सेवा में पानी क्या सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे परमवीर चक्कर सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे पानी की बात हो, हम देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सर मेरा सवाल है, सोलन के 72,000 परिवारों से जुड़ा हुआ और बीबीएमबी में आज पेशी थी, हमने कह दिया उनको कि एमओयू तभी होगा तो अगर हरियाणा वहाँ एफिडेविट लिख के देगा कि ये पैसा मिलेगा। और अगर ये 15 साल तक हमें 500 करोड़ रुपया मिलता रहेगा, ये हमारा अधिकार है, आपका अधिकार है। हम सरकार में, मैं और उप मुख्यमंत्री महोदय तो 5 साल के लिए चुन के भेजते हैं, और 5 साल के लिए तो आपने आगे चुनना है ना। पर ये जो 5 गुटों में बैठ के बिना कुछ किए हुए सोच रहे कि सरकार बदलने के, अच्छा काम बदलने वाले को कोई बदलता है? सर पुलिस सवाल था, आरबीआई के नोटिस के बाद बगाट बैंक के रिवाइवल के लिए सरकार तैयारी कर रही है। 72,000 परिवारों का, देखिए हम किसी भी सरकार बगाट बैंक में किसी भी 72,000 परिवारों के पैसे को मरने नहीं दिया जाएगा। अगर हमें उसे फाइनेंशियल सपोर्ट्स करने की जरूरत पड़ेगी, हमारी सरकार उसको फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी करेगी। मैंने फाइनेंस सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि बगाट बैंक में गरीब आदमी का पैसा है, और जिन लोगों ने बगाट बैंक को लूटा है, जिन लोगों ने, वो जेल की सलाखों के पीछे भेजो। आपको पता है कि पिछले कल ही जेल की सलाखों के पीछे कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर भी उन्होंने फिर आनाकानी की, जनता का पैसा नहीं लुटाया, तो वो जो कोई भी नेता होगा, वो कोई भी वर्कर, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा, उनको हम जेल की सलाखों के पीछे जरूर भेजेंगे। सर पुलिस महकमे से जुड़ा एक सवाल है सर, 2 सवाल है। सस्पेंशन का दौर चल रहा है सर। अभी जो है गुड़िया मामले से जुड़ा एक जो कांस्टेबल है वो गवर्नर से मिलता है तो उसको सस्पेंड किया जाता है सर, उसको किस तरह से देखते हैं? दूसरा, ऑर्केस्ट्रा की जो एक पहले ही सस्पेंड किया है और उसकी 2 महिलाओं ने, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अपने रूल्स है, वो मिल सकता है लेकिन रूल्स का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो भी रूल्स का उल्लंघन करता है, डीजीपी से बात करके कि क्यों रूल्स का हुआ, डिसिप्लिन फोर्स है इसमें, क्योंकि डीजीपी के अंतर्गत आते हैं, तो उनको जो शिकायत करनी है पहले डीजीपी से करनी है। डीजीपी के बाद जो सर्विस रूल्स है उसके हिसाब से कार्रवाई होती है। ऐसे कोई आर्बिट्रेरी सस्पेंड नहीं कर सकता, लेकिन उनको मिलना चाहिए। और गवर्नर साहब हमारे संवैधानिक पद पर है, वो जो उसमें मार्क करेंगे, हमारी सरकार उनका भी सम्मान करते हुए उसको देखेगी। सर 2 पुलिस महिला जो कर्मी है, उन्होंने भी अपने अधिकारी पर कल एफआईआर दर्ज की है। इसकी बारी जानकारी सर। दूसरा, थैंक यू। We are delivering the 4,000 vehicle to Himachal. 4,000 vehicle all over India, sir. 4,000 vehicle we are delivering to Himachal. 4,000 में गाड़ी First जो है vehicle we have delivered to Himachal. फर्स्ट व्हीकल भी आपकी होती है।